टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और वक्त है ये हुई ना बात का। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो में अचानक एक युवा धड़ाम से गिर जाता है। हवा से बात करती मेट्रो में ये सब देखकर वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं और उस युवा को उठाने की कोशिश की जाती है। उसे अस्पताल भिजवाया जाता है। इतनी तेजी के बाद भी उस युवा की जान नहीं बचाई जा सकी। बताया गया कि उसे सफर के दौरान हार्ट अटैक आया था और बीते दिनों भी ऐसे कई मामले हमने देखे हैं, जब चाहे वो गरबा खेलते हुए कई मामले सामने हो, जब हार्ट अटैक आया, शादी में डांस करते करते कई लोग गिर गए, या फिर जिम करते कसरत के दौरान युवाओं को दिल का दौरा पड़ा। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि आखिर युवाओं में क्यों बढ़ते जा रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। क्या हार्ट अटैक का ठंड से कोई कनेक्शन है? आखिर क्या है दिल को जवान रखने का फॉर्मूला? तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो दिल्ली मेट्रो में रोजाना हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं। लंबी दूरी का सफर और ऑफिस जाने के लिए मेट्रो एक अच्छा साधन भी माना जाता है। मेट्रो में सफर के दौरान यात्रियों के गाना गाने और मस्ती करने के कई वीडियो वायरल भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार सफर के दौरान एक युवा की मौत का मामला सामने आया है। शनिवार को दिल्ली मेट्रो से सफर कर रहे युवा मयंक गर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। MBBS का छात्र मयंक बल्लभगढ़ से दिल्ली मेट्रो में सवार होकर ISBT के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास उसको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। फिर उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मेट्रो रुकती है, लेकिन उस मेट्रो के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही एक कोच में एक नौजवान लड़का अचानक गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है मेट्रो के कोच में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद दौरा पड़ा है, फिट आया है। उसके बाद वहां मेट्रो के भीतर शोर मचने लगता है। मैं खुद उस मेट्रो के कोच में मौजूद थी। मैं सामने आती हूँ, मैं देखती हूँ कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि दौरा पड़ा है, कुछ कह रहे हैं शायद हार्ट अटैक है। मैं तुरंत चिल्लाने लगती हूँ कि कोई मेट्रो में डॉक्टर मौजूद है क्या? कोई डॉक्टर है? डॉक्टर प्लीज कोई है तो बाहर आए, जल्दी यहाँ पर इमरजेंसी हो गई है। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मौजूद था उस वक्त। वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी जिसने उस मेट्रो के फ्लोर पर गिरे हुए शख्स को CPR देने की कोशिश की। हैरानी तो उस वक्त हुई जब मयंक के परिवार वालों ने बताया कि उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे में कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले ने फिर सभी को हैरान कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर युवाओं का दिल क्यों कमजोर हो रहा है, क्योंकि बीते दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें जिम में वर्कआउट करते हुए, डांस करते समय कुछ युवाओं को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स की माने तो हार्ट की अज्ञात बीमारियां बगैर किसी सही ट्रेनिंग के ओवर एंड हैवी एक्सरसाइज, डिहाइड्रेशन और ज्यादा कैफीन का सेवन युवाओं के दिल को कमजोर कर रहा है। साथ ही काम का तनाव भी एक बड़ी वजह है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो सही लाइफस्टाइल से इस खतरे को कम भी किया जा सकता है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज, शराब सिगरेट से दूरी, साथ ही तनाव से पीछा छुड़ाने के लिए योग, मेडिटेशन अपनाना होगा। अपनी खाने की आदत को बदलना भी जरूरी है ताकि वजन न बढ़े। तो आज हम इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे और जानेंगे अपने दिल का ख्याल कैसे रखा जाए। अनुराधा तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार हैं, HOD हैं कार्डियोलॉजी मैक्स अस्पताल से हमारे साथ। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनल पाठक हमारे साथ है, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट। और डॉक्टर गीतिका चोपड़ा हमारे साथ हैं, डाइटिशियन। सबसे पहले डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यही है सबसे बड़ा कि युवाओं में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? जी देखिए, हम भारतवासियों का अगर आप दिल कहें
तो ऐसे भी हम लोग ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए, और अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है, हार्ट अटैक और एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम बहुत ज्यादा है। बट विगत एक साल में आपने देखा होगा, देखिए अभी एनसीआरबी का भी डाटा आया था, 2021 और 2022 में करीब करीब 5000 के आसपास, 4000 से ज्यादा केसेस बढ़ गए थे, और ओवरऑल 12.5% जो है हार्ट अटैक के केसेस बढ़े थे। लोग शुरू में ये कह रहे थे कि कोविड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा लास्ट 2-3 सालों में, लेकिन कुछ ऐसी कहिए कि भ्रम पैदा हो गया था कि कोविड वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल है। आईसीएमआर का स्टडी आ गया, उसमें बड़ा क्लियर हो गया कि देयर इज नो लिंक बिटवीन कोविड वैक्सीन एंड हार्ट अटैक। निश्चित तौर पे ये बड़ा भयावह सिचुएशन है, आप देख रहे होंगे गढ़वा में, जिम में, सब जगह यंग पेशेंट्स, खास करके 25 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। देखिए जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है, शुगर की है, कोलेस्ट्रॉल की है, हाई ब्लड प्रेशर की है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जेनेटिकली हम पूरे भारतवासी और साउथ ईस्ट एशिया का जो पॉपुलेशन है वो हार्ट डिजीज से प्रभावित होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इस तरह की आपने अभी जो रिपोर्ट में बताया, ये बड़ा दुखद सा है कि एक यंग लड़का, मेडिकल स्टूडेंट्स, और वो डेथ हो जाती है, सीपीआर देने की कोशिश की गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। एक तो हार्ट अटैक, एक सडन कार्डियक डेथ। अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं और उसके 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है तो इसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। इसके और भी कारण होते हैं, हार्ट अटैक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। 80% केसेस में हार्ट अटैक होता है, बट 20% केसेस में किसी खास तरह तो की डॉक्टर साहब, हाल फिलहाल में जो केसेस आए हैं, चाहे वो जिम में हमने देखा था पिछले दिनों एक इसी तरीके से एक शख्स की मृत्यु हो गई थी, उससे पहले हमने गरबा खेलते हुए कई लोगों को 8 के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आंकड़ा पहुंचा था, जहां पर डेथ हुई थी। इसको फिर आप सडन कार्डियक अरेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे? हाँ, इसको सडन कार्डियक अरेस्ट में, और इसका कॉज हो सकता है कि हार्ट अटैक मैक्सिमम होता है, बट बहुत तरह के एरिथमिया या हार्ट रेट इरेगुलर हो जाते हैं, ये जेनेटिकली भी होता है। कुछ चैनलोपैथीज होती है जिसमें सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना। डॉक्टर साहब लौटूंगी आपके पास, डॉक्टर समीर भाटी को इंक्लूड करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आजकल युवाओं में सडन कार्डियक अरेस्ट, इसी का टर्मिनोलॉजी का जिक्र मैं करूंगी, इसी क्या बड़ा कारण है? सर्दी, क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि चेंज ऑफ वेदर में इस तरह के केसेस आते हैं। क्या आप वेदर को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे, पोल्यूशन को मानेंगे, फूड एडल्ट्रेशन को मानेंगे, या फिर स्ट्रेस को मानेंगे? क्या बड़ा कारण है, क्यों इस तरह के केसेस लगातार आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम केसेस का देखें तो अभी कार्डियक केसेस में काफी बढ़ोतरी हुई है। इवन अगर पोस्ट कोविड हम देखें तो 25 से 30% केसेस बढ़े हैं निश्चित तौर पे। स्पेशली अगर हम यंग हार्ट अटैक की बात करें तो वो केसेस भी डेफिनेटली बढ़े हैं। डॉक्टर साहब आपको मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि यही बात जो आपने कही कि स्पेशल अगर हम देखें स्पेशली पोस्ट कोविड, लेकिन इससे पहले इस बात को बिल्कुल नकारा जा चुका है कि कोविड वैक्सीन या फिर कोविड का इससे कुछ लेना देना नहीं। डॉक्टर मनोज भी यही बात कर रहे थे। पहले तो मैं आपसे ये बात बिल्कुल क्लियर जानना चाहती हूं, क्या पोस्ट कोविड और कोविड वैक्सीन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? हालांकि आईसीएमआर इसको बिल्कुल नकार चुका है। देखिए आईसीएमआर और इसके अलावा भी जितनी भी रिसर्च हुई है उस चीज में ये रूल आउट हो गया है कि जो वैक्सीनेशन है वो इसका कारण नहीं है। अब दूसरा कारण कि अगर फिर भी केसेस में तो बढ़ोतरी हुई है, केसेस में बढ़ोतरी होने का देखिए एक उसमें क्लियर कट ये भी आया है कि जो जिनको सीवियर डिजीज रही थी वो भी काफी इसके प्रीडिस्पोज्ड रहे हैं, और ड्यूरिंग कोविड भी इसके केसेस काफी ज्यादा बढ़े थे। वैक्सीन रूल आउट हो गया कि वैक्सीन से नहीं। हाँ, दूसरा एक ये था कि डेफिनेटली कोविड के दौरान हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर एक काफी ज्यादा चेंज आया है। हमारी जो इनएक्टिविटी थी वो बढ़ गई है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया। तो इस तरह के काफी सारे फैक्टर्स ने उसको ट्रिगर कर दिया। और रही बात वैसा जैसा मैंने बताया कि मल्टी फैक्टर्स है। हाँ, और दूसरा एक चीज और भी है, अभी केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने लग गए। कोविड से पहले भी थे तो केसेस भी ज्यादा रिपोर्ट होने लग गए। तो ये सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि केसेस रिपोर्टेड भी ज्यादा हो रहे हैं। आपने जैसे बताया कि देखिए विंटर भी एक इसको और ट्रिगर कर देता है, पोल्यूशन भी और ट्रिगर कर देता है। तो ये कई फैक्टर्स ऐड होते रहते हैं, क्योंकि अगर हम विंटर्स की बात करें तो अभी सितंबर से लेके और आपका फेब तक वैसे भी केसेस जो पूरे साल में होते हैं वो इन 5 महीने के अंदर केसेस होते हैं। विंटर्स में क्यों बढ़ जाते हैं केसेस,
उसका कारण जैसा कि हमने बताया, डिहाइड्रेशन एक कारण रहता है। आमतौर पे देखिए टेंडेंसी रहती है कि सर्दियों के अंदर हमारा वैसे वाटर इनटेक कम हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखें, क्योंकि ड्राई वेदर होता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी लो हो जाती है, और सर्दियों के अंदर हम देखें तो लोगों का जो चाय का, कॉफी का सेवन बढ़ जाता है। इवन अल्कोहल भी लोग जो लेते हैं वो भी उनका कंजप्शन बढ़ जाता है। आप सूप भी ले रहे हैं, उसमें हाई सॉल्ट है। तो ये सारे कारण बनते हैं आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के। वाटर इनटेक कम रहता है, डिहाइड्रेशन रहेगा तो ब्लड आपका थिक रहेगा, और वो भी एक क्लॉटिंग की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। जी। फिर एयर पोल्यूशन भी इसी समय होता है। वो अब क्रॉनिक एयर पोल्यूशन से हम देख रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग एक्सपोज होते हैं, तो उनकी आर्टरीज में भी इन्फ्लेमेशन रहता है। तो ये सारे फैक्टर एक दूसरे को ट्रिगर कर देते हैं। दूसरा, यंग हार्ट अटैक का देखिए सबसे बड़ा एक कारण कि यंग एज से ही आप देखेंगे आजकल बच्चों में ही, जब वो 10 साल की उम्र में ही होते हैं, उनका खान पान में बहुत एक चेंज आया है काफी ज्यादा। तो जब वो 30 की 25 की उम्र में पहुंचते हैं, तब तक इवन हम भी जब इस तरह की कई बार स्क्रीनिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो आजकल हम देखते हैं इवन टीनेजर्स प्री डायबिटिक हो रहे हैं, प्री हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, उनमें ओबेसिटी बढ़ रही है, और जब वो 25 की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके 2 या 3 रिस्क फैक्टर तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर गीतिका भी हमारे साथ हैं, डाइटिशियन है। यहीं से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, डाइट से जुड़ी तमाम चीजें, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे पैकेज्ड फूड पर काफी हद तक डिपेंड है। बिकॉज अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, तमाम लोग वर्किंग होते हैं, ये इजीएस्ट वे है। भले हम कहें कि इसमें ये न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन वो कितना होता है ये हम ही जानते हैं। पहली बात पैकेज फूड। दूसरी बात, जो एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा खाने पीने में बढ़ गई, क्या ये भी एक बड़ा कारण होता है? मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ। जो 3 वाइट चीजें हैं, मैदा, शुगर और सॉल्ट, इन तीनों वाइट चीजों को हम पॉइजन मानते हैं, और ये भरा पड़ा है पैकेट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स में। हमें अपने घर का फ्रेश खाना खाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप घर में उबले अंडे बना के खा लीजिए, आप ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह दूध के साथ आप ओट्स लेके ले लीजिए, ताकि आपको बॉडी में फाइबर मिले। खूब सारा नट्स ऐड करिए, मिक्स सीड्स जैसे होते हैं, जैसे सनफ्लावर के बीज, फ्लैक्स सीड्स, चिया के बीज, सब्जा के बीज, इन सबको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। खूब सारा आप हेल्दी प्लांट प्रोटीन खा सकते हैं। आप ओमेगा 3 वाला जैसे फिश होती है वो खाइए, वो हेल्दी है बॉडी के लिए। और ये सब तो इजीली हम अपनी बॉडी में, दाल बनाने में तो झट दाल बन जाती है हमारे में। तो दाल के अंदर आप थोड़ी पालक डाल के उसको कंप्लीट डाइट कर लीजिए। आप दाल के अंदर खूब सारी सब्जियां डालकर, मूंग की दाल के अंदर आप उसको सीटी लगा लीजिए, साथ में आप चावल खा लीजिए। और आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि सिर्फ एक तरह का अनाज खाने के बजाय अगर हम अनाज को रोटेट करते करते भी खाएंगे, तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर जो फैट लेवल है उसको कंट्रोल करके रखेगा। ना कि आप प्रोसेस्ड फूड खाइए, घर का ताजा खाना खाइए, फ्रेश खाइए। कुछ खाने का मन कर रहा है तो उसका पोर्शन साइज जरूर कंट्रोल कर लीजिए, वो बहुत बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किस तरीके से योग हमारी सेहत को और दुरुस्त कर सकता है? मीनल पाठक हमारे साथ हैं। दिल को और मजबूत करने के लिए, और ऐसे केसेस कम हो, और युवाओं में क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैं, और जिम में देखते हैं कि बहुत बार ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते हमने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं जब अचानक से लोग गिर जाते हैं। क्या आप सजेस्ट करेंगी? योगा में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आप सजेस्ट करेंगी? सी, अब आई थिंक वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारी लाइफ में एक जो फिजिकल स्ट्रेस है हमारी बॉडीज पे, वो और एक जो मेंटल स्ट्रेस हम अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो बाहर से एक बहुत ही नॉर्मल दिखने वाले युवक को अंदर कितना स्ट्रेस है ये आपको देखने से पता नहीं चलेगा। तो कुछ फैक्टर्स जो बहुत ही पर्टिकुलर हो जाना चाहिए, जिसके बारे में आजकल नंबर 1 इज रेगुलर स्क्रीनिंग। सभी लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस रेगुलर हार्ट स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। आपको साल में कम से कम 2 से 3 बार अपने सारे के सारे टेस्ट करवाने चाहिए रेगुलरली। सेकंड, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। ये अब एक लग्जरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा तो वॉक्स करेंगे या टाइम मिलेगा तो वर्कआउट करेंगे। इट इज अ नेसेसिटी नाउ। अब जिस टाइप का स्ट्रेस हम सभी झेल रहे हैं, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। अब वो फिजिकल एक्टिविटी आप किस तरह से करेंगे, तो हम बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी को 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आप चाहे अपना बॉडी वेट यूज करें, चाहे वेट लिफ्टिंग करें और अपने मसल्स को ट्रेन करें। एक होता है कार्डियो, मतलब आप रन कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं,
जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए होता है, और एक होता है फिर आप योग में चले जाइए, मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस की एक्टिविटी कीजिए, लेकिन ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो आप इसमें से किसी भी एक फैक्टर को हटा नहीं सकते। आपको अपनी कार्डियो फिटनेस का भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जैसे जैसे आप एज करेंगे आपकी मसल स्ट्रेंथ गिरेगी, तो आपकी बॉडी का वो स्केलेटल स्ट्रक्चर का मस्कुलर स्ट्रेंथ बना रहे, इसलिए आपको वेट लिफ्टिंग भी बहुत जरूरी है। और इन सभी फैक्टर्स के साथ साथ मेडिटेशन, योग, ये काफी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर मेंटली स्ट्रेस फ्री होंगे तभी काम हो सकता है। लेकिन डॉक्टर मनोज, मीनल जी बहुत अच्छी बात कह रही हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को तो डॉक्टर्स ही मना कर देते कि देखिए बाहर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आप बाहर नहीं जाइएगा, वॉक नहीं कर सकते ठीक से, वो मिस होती है, हम जॉगिंग ठीक से नहीं कर सकते, वो मिस होता है। आधा साल तो यही रहता है कि पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, पोल्यूशन कम है, AQI ज्यादा है तो बाहर नहीं जाना है, AQI कम हो गया तो ठीक है 2 दिन के लिए आप जा सकते हैं, फिर उसके बाद वही हालात हो जाते हैं। डॉक्टर मनोज जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए आज की डेट में सेडेंटरी लाइफस्टाइल या जो शिथिल जीवन शैली है वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, और इसकी जो पिछले 3 साल में वजह रही, पहले तो कोविड रहा, पॉल्यूशन हर साल ऐसे अक्टूबर से लेके फरवरी तक इतना ज्यादा रहता है, AQI 400 से क्रॉस किया हुआ रहता है। और देखिए PM 2.5 का डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप है कार्डियक डिजीज के लिए। हम लोग अधिकांश लोग ये समझते हैं कि जो पॉल्यूशन है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस को ज्यादा प्रभावित करता है, बट मुझे ये बात दर्शकों के साथ शेयर करनी है आपके माध्यम से कि PM 2.5 कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आर्टरी में इन्फ्लामेशन, जो आपकी धमनियां हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उससे प्लाक रप्चर, देखिए जो ये चर्बी जो जमा रहता है धमनियों के दीवारों पे, उसके रप्चर होके क्लॉट बनने की वजह से ही हार्ट अटैक होता है। तो निश्चित तौर पे पॉल्यूशन तो है एक इंपॉर्टेंट कॉज है, बट देखिए आपको वॉक करना होगा, आप इंडोर वॉक करें, आप दोपहर में वॉक करें जब पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा कम रहता है। और देखिए आजकल ये भी बात आ गई है, WHO का रिकमेंडेशन है कि 150 मिनट की आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। अब जो स्पीड है आपकी वॉक की वो भी डिसाइड करती है कि आपका हेल्थ कितना अच्छा होगा। अभी 23 अगस्त को एक स्टडी पब्लिश हुई, उसमें लिखा हुआ था उन्होंने कि अगर आप 6.4 से लेके 8 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं तो आपकी डायबिटीज की इंसिडेंस 39% रिड्यूस हो जाती है। और डायबिटीज इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है। और रही बात कोविड की, तो देखिए कोविड तो एक रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए, क्योंकि ये पूरी नसों की जो लाइनिंग है उसको छील दिया है। वैक्सीन से इसका कोई एसोसिएशन नहीं है, बट इवन जिनको माइल्ड कोविड भी हुआ है उनको भी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। पॉल्यूशन को देखते हुए बड़े शहरों की ये परेशानी है, खास करके दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन आपको फिर भी चलते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, देखिए बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त हमें डॉक्टर साहब समझा रहे थे, डॉक्टर मनोज, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब हम कहते हैं कि एक एज लिमिट, देखिए 40 के बाद छोड़िए, आप 40 से पहले वाले लोग भी जो 30 से 40 के बीच में हैं, उन लोगों को भी सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि आजकल तो वो भी वल्नरेबल हो गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एज तो अभी आजकल रहा नहीं जैसा फैक्टर, हम देख भी रहे हैं। और स्पेशली जब हम यंग हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल यंग लोगों की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन का। और एक चीज हमें सबको समझना जरूरी है कि हार्ट डिजीज में, हार्ट की बीमारी के अंदर कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। जैसा डॉक्टर मनोज ने भी बताया कि हम अगर भारत की बात करें तो चलिए हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर इस तरह का है कि एक प्री डिस्पोज्ड है हम हार्ट की बीमारी होने का, तो वो एक जेनेटिक फैक्टर मान लिया। या कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री हो गई कि उनकी फैमिली में पिता को, माता को अर्ली एज में हार्ट का बीमारी रही, तो वो तो फैक्टर हम चलिए उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। पर जो मॉडिफाइबल फैक्टर है उसमें बहुत अधिक हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जो जीवन शैली से, जिसमें हमने बताते हैं, हमेशा बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव है या वो डायबिटिक है। कभी अचानक से कोई और टेस्ट कराया और पता लग गया कि अच्छा उनकी डायबिटीज इतनी बड़ी हुई है या उनको ब्लड प्रेशर है। ICMR का डेटा जो अभी डेटा आया तो उसने भी सजेस्ट किया कि भारत के अंदर दुगना हुई है डायबिटीज की संख्या, एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ी है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लोगों के अंदर काफी ज्यादा बढ़े हुए। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी हार्ट डिजीज को। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को जरूरी है स्क्रीनिंग के थ्रू जान लें। और जैसा आपने एज की बात की, पहले हम कहते थे कि 40 की उम्र के बाद एक बार अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा ले, पर अब हम कहते हैं कि
20 साल की उम्र में ही एटलीस्ट अपने जो रिस्क फैक्टर है उनको जान लें। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एटलीस्ट ये जांच आप जरूर करा लें। और एक्सरसाइज की जैसी बात हुई, जैसा आजकल हम देख रहे हैं कि डांस करते हुए एक्सरसाइज, ट्रेडमिल करते हुए इस तरह के केसेस हो रहे हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सरसाइज को आप ग्रेडेड मैनर में करें। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वो बहुत हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज एकदम से शुरू कर देते हैं, या अचानक से एक्सरसाइज के अंदर कुछ चीजें मॉडिफाई करते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको वो धीरे धीरे करनी है, एकदम से आपको किसी तरह की। और मेरे ख्याल से अगर शुरुआत डॉक्टर समीर की जाए तो किसी ट्रेनर के अंडर ही, अगर उसकी गाइडेंस के साथ ही शुरू किया जाए तो अच्छा। डॉक्टर गीतिका, आपके पास आना चाहूंगी। एक आइडियल हेल्थ डाइट की अगर हम बात करें, मैं चाहूंगी कि आप सुबह से शाम वाली एक डाइट प्लान दें। दूसरी बात, आपने इससे पहले जो जवाब दिया था वो कहा था कि हम नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कई बार एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि नट्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तो हमें एक लिमिटेड मात्रा में ही नट्स लेने चाहिए। और अगर ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है, कार्डियक फैमिली हिस्ट्री है, तो क्या उनको आप नट्स रिकमेंड करती हैं या नहीं? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर गीतिका, आपने शायद म्यूट किया है। जी ओके। हमें सबसे पहले सुबह उठते ही अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें नींबू पानी लेना चाहिए, गुनगुना पानी के अंदर लेमन स्क्वीज करके लीजिए। और आप लहसुन की तुरी भी खा सकते हैं गुनगुना पानी के साथ। तांबे का बर्तन, उसका पानी भी ले सकते हैं। ये सब आपकी जो गट है, आपके पेट को ये शांत करता है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट से शुरू करिए। ब्रेकफास्ट में आपको एक ऐसी मील लेनी है जिसके अंदर हाई फाइबर है। जैसे आप जौ का दलिया ले सकते हैं, मेथी बथुआ का पराठा ले सकते हैं जैसे सर्दियां आ रही हैं, अंडे की, व्हाइट एग की भुर्जी ले सकते हैं, मिल्क और ओट्स ले सकते हैं। उसके अंदर जैसे हमने अभी नट्स की बात करी, आलमंड्स, वॉलनट्स, मिक्स सीड्स डाल सकते हैं। नवजोत, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें नट्स किस क्वांटिटी में लेनी चाहिए। हमें कोई भी खाना अपना एक पोर्शन साइज में लेना चाहिए। जैसे अगर हम नट्स भी खा रहे हैं तो हमें 5 या 6 बादाम, 2 अखरोट लेने हैं, 1 या 2 काजू लेने हैं, फ्यू रेजिन्स लेने हैं। अगर हम कोई भी चीज का पोर्शन साइज बढ़ा देते हैं तो वो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर लेता है। तो कुछ भी लीजिए, पोर्शन साइज को कंट्रोल करके लीजिए। मिड मील में हम नारियल पानी लेंगे, साथ में हम कोई भी अपना सीजनल फ्रूट खा लीजिए। लंच के अंदर आप अगेन 2 रोटी लीजिए। साथ में जैसे मैं बोल रही थी कि हमें हेल्दी और हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है, साथ में हमें प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में हम दाल ऐड कर सकते हैं, हम फिश करी ले सकते हैं, सोया के अंदर बहुत हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो ले सकते हैं। हम सोया का सब्जी बना सकते हैं। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो आप मशरूम की सब्जी बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। शाम को आप चाय ले सकते हैं, चाय के साथ आप मखाना ले सकते हैं। मैं बहुत बड़ी क्रेवर हूँ मीठे की। सर्दियों में मुझे बहुत मन करता है मीठा खाने का, तो मैंने अपने लिए एक लड्डू बनाया है जिसके अंदर हम मिक्स सीड्स डाल देते हैं। जैसे हमने उसके अंदर आलमंड्स, वॉलनट्स, 1-2 काजू डाल दिए, थोड़े से मखाना को भून के डाल दिया, और जो खाने वाली गोंद होती है उसको मेल्ट करके उसके साथ फिक्सिंग करने के लिए, ताकि बाइंडिंग के लिए, और उसके अंदर मीठापन देने के लिए मैंने 2 खजूर को पीस के उसका पेस्ट बना दिया है। तो वो लड्डू इतने स्वाद लगते हैं कि मीठे की क्रेविंग भी किल हो जाती है। और जैसे हम बोल रहे थे कि व्हाइट शुगर आपके लिए पॉइजन है, तो इससे आपका जो डायबिटिक लेवल है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो आप ये लड्डू, एक लड्डू अगर आप रोज खाएंगे तो आपका हार्ट के ऊपर भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिनर टाइम में आप 1 रोटी लीजिए, उसके साथ आप सब्जी खाइए। हमें अपनी प्लेट के अंदर, हमारी प्लेट हमेशा बहुत कलरफुल होनी चाहिए। जैसे आप जुकीनी, ब्रोकली, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, हर तरह की सब्जियां मिक्स करके मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं, सॉटेड वेजिटेबल ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं। और डिनर टाइम में, आफ्टर डिनर, आप कोशिश करिए कि आप ग्रीन टी लेकर सोइए, ताकि आपकी बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट्स रिलीज हो। ये बहुत जरूरी है। और थोड़ी सी वॉक जरूर करिए, चाहे आप घर में टहलिए। लिटिल वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको डी स्ट्रेस भी करेगी, और जो आपने एक्सेस खाना खाया उसको हाजमा में भी हेल्प करेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज और, आपने मीठे का जो ऑप्शन बताया है, बहुत सारे लोग होते हैं स्वीट टूथ, लेकिन वही है कि आप नहीं खा सकते। व्हाइट शुगर अगर पॉइजन आप बताती हैं, तो मैं एक और, क्योंकि विंटर सीजन है, इसमें गुड़ कितना सही है? क्योंकि आजकल एक थ्योरी ये भी आ रही है कि गुड़ आपको लेना है या नहीं लेना है। जैगरी, इज इट गुड फॉर हेल्थ या फिर नहीं? नवजोत, आपने मेरे से जो पहले पूछा था, आपने अडल्ट्रेशन की बात करी थी। प्योर चीज कुछ भी है वो नुकसान नहीं करेगी अगर आप उसको स्मॉल पोर्शन साइज में लिया जाए।
तो एक टुकड़ा गुड़, उसके अंदर आयरन होगा, वो बहुत अच्छा है आपके लिए अगर वो प्योर है तो। अदरवाइज खजूर जो है वो एडल्ट्रेशन के लेवल उसके अंदर बहुत कम आ रहे हैं, तो खजूर भिगोकर आप वो भी खा सकते हैं। चलिए, सबसे बढ़िया चीज है, खजूर हम ले ही सकते हैं, लेकिन हाँ प्योर अगर हमारे पास गुड़ है तो वो भी ले सकते हैं। मीनल जी, आइडियल एक्सरसाइज भी आप हमें बताइए ताकि हम अपने दिल के साथ साथ शरीर को भी और तंदुरुस्त बना सके। सी आइडियल एक्सरसाइज तो आई थिंक वॉक ही है, बिकॉज वो हर कोई कर सकता है। लेकिन एक फैक्टर जब तक हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी तक हमने टच अप ऑन नहीं किया है, वो है स्लीप साइकिल। आजकल जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें क्या है कि हम हर चीज को अकोमोडेट कर रहे हैं लेकिन अपनी स्लीप पे बहुत ज्यादा कम ध्यान दे रहे हैं। तो हमें क्या लगता है कि अरे पार्टी बहुत जरूरी है। आप सोचिए वो एक यूथ जो 8-10 घंटे ऑफिस में निकाला है, जिसने चेयर पे बैठ के सारा टाइम काम किया है, उनको अब अपने वो पेंट अप वाला जो एक फील है ना, उसको रिलीज करना है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब हमें पार्टी करनी है। तो अगर वो पार्टी करने जा रहे हैं, हाई अल्कोहल इनटेक है, अगेन प्रोसेस्ड फूड है, बाहर की डाइट है, हाई शुगर है, हाई सॉल्ट है, और उस सब के बाद आप अपनी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब अगर आप 12-1-2 बजे तक सो रहे हैं, उसके बाद उठ आप जल्दी रहे हैं बिकॉज अगेन आपका ऑफिस है, तो इस तरह से हर दिन आपकी बॉडी किसी ना किसी तरह से फिजिकल स्ट्रेस के अंदर आ रही है जो आपको नहीं पता है। आप उसी तरह से अपना लाइफस्टाइल चूज कर रहे हैं और मुश्किल से प्रॉपर 3 to 4 आवर्स की ही स्लीप ले रहे हैं। अगर आपकी प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप हर दिन नहीं है, तो आपकी बॉडी को जिस तरह से रात को रीजनरेट किया जाता है, जिस तरह से आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स होती है, जिस तरह से आप रिलैक्स्ड होते हैं, वो आप कर ही नहीं सकते। आप किसी भी तरह की डाइट खा लीजिए, आप कैसा भी वर्कआउट कर लीजिए, अगर आप प्रॉपरली रेस्टेड नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही मीनल जी कि स्लीप पैटर्न आपका सही होना चाहिए और अच्छी नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर मनोज, वक्त की कमी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। मल्टीविटामिन आजकल लोग नॉर्मली लेते हैं, पहले तो 40+ वाले लेते थे, आजकल तो 30+ वालों के लिए भी मल्टीविटामिन आ गए हैं। क्या ये एडवाइजेबल है? देखिए, मल्टीविटामिन्स का कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से कोई रिलेशन नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, ये यूजलेस होता है। अगर आपकी डिफिशियंसी, आप विटामिन टेस्ट कराते हैं, आपको डिफिशियंसी है विटामिन डी की, B12 की, तो उसको सप्लीमेंट ले सकते हैं। खास करके युवाओं को एक संदेश है कि देखिए, स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि 27% रिलेशन है सडन कार्डियक डेथ का अल्कोहल से, 27% रिस्क है स्मोकिंग से, और अनएकस्टम बहुत इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी से भी 1.5 साल पहले से अगर आपकी हिस्ट्री रही है तो सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है। तो युवाओं को इन सब चीजों से बचना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है नवजोत जी आपके माध्यम से लोगों से और खास करके युवाओं से कि वो अपना जो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है युवाओं के लिए, और स्ट्रेस तो डेफिनेटली, स्लीप डिप्राइवेशन जैसा अभी बता रही थी हमारी साथ की कलीग्स की, स्लीप डिप्राइवेशन और स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन के आया है। विटामिन सप्लीमेंटेशन केवल डॉक्टर के एडवाइस पे ही लेनी चाहिए, अन्यथा आपको जो रेडीमेड मिलते हैं बाजार से, ओवर द काउंटर जो आप खरीद के लाते हैं, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो चलिए 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ मौजूद है। एक आखिरी टिप डॉक्टर समीर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं यंग लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपने किसी भी तरह के लक्षणों को इग्नोर ना करें। कई बार बहुत चीजें होती है, जैसे आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप कभी भी अचानक चक्कर आके कभी आप बेहोश हुए, तो किसी भी तरह के सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें, डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ताकि आप जो हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग आपकी की जा सके। और अपने आप से आप कोई टेस्ट ना कराएं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, हिस्ट्री वगैरह देख के, आपकी लाइफस्टाइल को जान के, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए टेस्ट प्लान किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें और अपने आप को जितना हम अवेयर करें, एजुकेट करें इस बारे में, तभी हम इस तरह के सडन कार्डियक डिजीज से बच पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ख्याल हमें ही रखना है, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है, हम किस तरीके से खुद को दुरुस्त रख सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी नींद लीजिए, डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मीठे से थोड़ा परहेज करना चाहिए, और अगर कहीं हेरिडिटरी कोई भी इशू है तो उस बारे में भी आपको बहुत ख्याल रखना होगा।